आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल आप क्या बनाए बाजार पर स्ट्रैटेजी, और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हैं शो में शामिल जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। और आज जो हमारे साथ खास मेहमान है उनका भी परिचय करा दे। हमारे साथ आज है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका। पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ। परिचय करा दे देवांशी आशर से हम जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल। टीसीएस और इन्फोसिस में से ज्यादा दमदार कौन, और एचसीएल टेक के कैसे रह सकते हैं नतीजे, हमें बताएंगे कुशल। एचएएल में तेजी की वजह हम जानेंगे वरुण से, और आशीष से हम जानेंगे इंडेक्स में क्यों घटा रिलायंस का वेटेज। बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले जरा बाजार के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। एक दिन की सुस्ती के बाद हमने देखा कि बाजार में फिर से तेजी लौटी, और शुरुआत में कमजोरी के साथ खुलने के बाद बाजारों में अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने में कामयाब रहे। वहीं निफ्टी निचले स्तरों से 124 अंक चढ़कर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 92 अंक चढ़कर 49,600 के करीब बंद हुआ। हालांकि बैंकिंग शेयरों में दबाव था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 55 अंक गिरकर बंद हुआ। आगे बढ़ने से पहले एफआईआई और डीआईएस के डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1077 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 188 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है। और एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी आपके पास हम आ रहे हैं। हमने देखा आज बाजार में उतार चढ़ाव था, लेकिन बंद होते होते अच्छी रिकवरी भी दिखी। आज बाजार के कारोबार के मेन हाइलाइट्स कैसे समझे? तारीख मकर संक्रांति के दिन लगातार 14वें दिन भारतीय बाजारों में ऐतिहासिक स्तर छूने का सिलसिला बरकरार रहा, लेकिन आज हुआ कुछ अलग स्टाइल में। जैसे कि बैंक निफ्टी, इसने अब तक का सबसे उच्चतम स्तर लाइफ टाइम हाई छुआ 32,713 का। यह हाईएस्ट लेवल है, लेकिन बंद हुआ लाल निशान में, यानी कि इंट्राडे में हाई बना लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर नहीं। सेंसेक्स और निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पर हाई बनाया, अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल, लेकिन इंट्राडे में नया हाई नहीं बना। तो हाई बने तीनों इंडेक्स में, और वजह ग्लोबल मार्केट्स मजबूत चुस्त दुरुस्त, साथ ही एफआईज की तरफ से कैश में खरीदारी बरकरार है। हालांकि वायदा कारोबार में थोड़ी बिकवाली, ट्रेंड मजबूती का है, हर गिरावट पे खरीदारी होती दिख रही है। एक्सपायरी का दिन भी था, तो रेंज दोनों तरफ होनी ही थी, ऊपर नीचे के ट्रेड भी मिले, लेकिन फाइनली क्लोजिंग होते होते बाजार निचले स्तरों से रिकवर होकर अच्छी क्लोजिंग देने में हमेशा कामयाब होते दिख रहे हैं। कहीं न कहीं से सपोर्ट आ जाता है। मसलन आज बाजार के दिग्गजों ने संभाला, टीसीएस, रिलायंस, आईटीसी जैसे शेयर मजबूत हुए। तो ब्रॉडर मार्केट में उतनी मजबूती का माहौल भले ही न था, लेकिन ओवरऑल अच्छी मजबूती के साथ बंद हो पाया। और साथ ही ऑयल एंड गैस शेयरों में आज भरपूर तेजी दिखी, तो सरकारी कंपनियां भी पूरी तरह से एक्शन में। इन सब के चलते भारतीय बाजार काफ़ी मजबूती के साथ ऊपर आज बंद होने में कामयाब रहे। स्पेशली आप निचले स्तरों से देखें तो बैंक निफ्टी जरूर थोड़ी से लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन फिर भी 32,500 के ऊपर, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ओवरऑल मजबूती का ट्रेंड बरकरार है, और आज भी ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट आता हुआ दिखा है। तो पूरी तरह से बाजार अभी भी तेजी करने वालों की गिरफ्त में। हाँ, बढ़ने की रफ्तार थोड़ी सी धीमी हुई है, कंसोलिडेशन थोड़ा सा होता हुआ दिख रहा है। सीमित दायरे में दोनों तरफ बाजार में आपको ट्रेड करने के मौके मिल रहे हैं, बस यही थोड़ा सा फर्क आया है जी। अब कल हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन स्ट्रैटेजी क्या बना, ये आपसे जानेंगे अनिल जी थोड़ी देर में। उससे पहले आज सेक्टर स्पेसिफिक जरा एक्शन समझ लेते हैं। देवांशी के पास चलते हैं। देवांशी, आज बाजार में जैसा कारोबार हुआ, वहां पर सबसे ज्यादा मूवमेंट किन सेक्टर्स में देखने को मिली है? जी बिल्कुल, मार्केट में आज उतार चढ़ाव के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा, और आज वीकली एक्सपायरी के दिन हल्के से पॉजिटिव बायस के साथ बाजार बंद होते हुए दिखे। सेक्टर्स की बात करें तो आज सबसे ज्यादा जो मुनाफा वसूली आती हुई दिखी वो आईटी शेयरों में आती हुई दिखी, लेकिन इसके अलावा आज हमने देखा मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है। सेक्टर्स में आज फार्मा स्टॉक्स थे जहां पे सबसे ज्यादा गेन्स आते हुए दिखे। सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखा। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी थी। चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स में भी आज खरीदारी होती हुई दिखी, और कुछ ऐसे
स्टॉक्स थे जहां पे खबरों के चलते आज बड़ा एक्शन देखने मिला था। सबसे पहले अगर फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो उसमें भी मिड कैप स्मॉल कैप जैसे कि लॉरस लैब, सीक्वेंस साइंटिफिक, सुविन फार्मा, ल्यूपिन, कैडिला ये स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। साथ ही सरकारी बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आज अच्छे गेन्स थे। SBI, इंडियन बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरा दिन था जहां पे आज लगातार एक्शन बनता हुआ दिखा। साथ ही आज FMCG स्टॉक्स में भी आप देखिए डाबर, ITC, गोदरेज कंज्यूमर करीब 2 से 3% तक की तेजी के साथ ये सारे स्टॉक्स में कारोबार होता हुआ दिखा। और इसके अलावा जो मुनाफा वसूली आती हुई दिखी वो IT स्टॉक पर आती हुई दिखी। लाल निशान में आज ये स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिखे थे। अच्छे नतीजों के बाद मुनाफा वसूली इन सारे स्टॉक्स में आई थी। इसके अलावा आज खबरों के चलते कई स्टॉक्स में एक्शन बनता हुआ दिखा। आप देखिए डिक्सन टेक का यहाँ पे जो शेयर स्प्लिट की बात आती हुई दिखी उसके बाद इस स्टॉक में लगातार एक्शन बनता हुआ दिखा। सेल का OFS आज पहला दिन था, इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इसके बावजूद क्योंकि डिस्काउंट पर OFS था तो निचले लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इंडसइंड बैंक के लिए अच्छी खबर थी, इसके चलते पॉजिटिव एक्शन। HAL को ऑर्डर को मंजूरी मिलती हुई दिखी, इसके चलते पॉजिटिव एक्शन। और MSTC जो स्क्रैपेज पॉलिसी पर समीक्षा होती हुई दिखेगी तो ये स्टॉक पर सबसे ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखा। वायदा बाजार पर अगर नजर करें तो आज गेनर्स की लिस्ट में टायर स्टॉक शामिल होते हुए दिखे। MRF में अच्छी तेजी आती हुई दिखी। BL, HPCL जैसे स्टॉक्स थे जहां पे गेन्स थे। अमर राजा बैटरी भी इसमें शामिल होता हुआ दिखा। और अगर लूजर्स की बात करें आज के दिन डॉक्टर लाल, अशोक लेलैंड, जुबिलेंट फूड ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पे आज लाल निशान में कारोबार होता हुआ दिखा और फ्रेश शॉट्स भी बनते हुए दिखे। और इसके अलावा आज दिन भर जो आपकी कमाई होती हुई दिखी है इन स्टॉक्स पर एक्शन बनता हुआ दिखा। HAL, इंडसइंड बैंक, डाबर, इंडियन बैंक, कैडिला ये सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो आज आपको दिन भर सी बिजनेस पर रेकमेंड किए गए थे और इसमें शानदार एक्शन बनता हुआ दिखा। लेकिन इन ऑल आज पॉजिटिव बायस के साथ बाजार में कारोबार हुआ है। इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए आपका देवांशी। अविनाश जी का रुख कर लेते हैं। अब अविनाश जी, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव सही लेकिन बाजार अच्छी क्लोजिंग बाजार ने दी। फिलहाल आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट करें हैं हम? जैसे आने वाला जो हफ्ता है काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी आएंगे, उसके चलते बाजार की मूवमेंट कैसी समझे? साथ ही अगले हफ्ते के लिए अगर हफ्ते भर की खरीदारी करनी हो तो पोजिशनल व्यू कहां रख सकते हैं? स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में वोलेटिलिटी जरूर रहेगी लेकिन जो नतीजों का सीजन है वो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से मार्केट्स में डेफिनेटली 14,500 का लेवल अगर मार्केट्स कंफर्टेबली निकालता है और वहां पे सस्टेन होता है तो मार्केट्स में तेजी आएगी। लेकिन ओवरऑल जो फ्रंटलाइन कंपनीज है वहां पे जो नतीजे आएंगे वो डिसाइड करेंगे आगे इंडेक्स का जो आगे का जो ग्रोथ मैप होगा। हफ्ते भर के लिए हमको BPCL पसंद है। PSU स्पेस में आज ऑयल मार्केटिंग कंपनी में बहुत एक्शन था। हमको लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये खरीदने का एक मौका है जिनको 8-10 दिन का पोजीशन लेना है। यहाँ पे 435, 436 का टारगेट प्राइस लगाए और 422 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में कोई ना कोई अच्छी खबर आने वाली है। प्लस BPCL के डाइवर्समेंट पे काफी चर्चा हो रही है कि डाइवर्समेंट होने के पहले शायद एक बड़ा सा डिविडेंड कंपनी अनाउंस करेगी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है और रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। तो BPCL 8 से 10 दिन के लिए खरीदिए। करीबन 435, 436 का टारगेट और स्टॉप लॉस 422। हफ्ते भर की खरीदारी BPCL में करने की सलाह अविनाश जी की और बातचीत सर आपसे जारी रखेंगे। कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं, खासतौर पर IT दिग्गज कंपनियां TCS की बात कर रहे हैं और इन्फोसिस। इन दोनों में से दमदार कौन है? जरा एक इंटरेस्टिंग रिसर्च समझ लेते हैं, हमारे सहयोगी कुशल ने जो निकाली है। कुशल जरा बताएं कौन है ज्यादा दमदार, TCS या फिर इन्फोसिस? जी, तो शानदार नतीजे दोनों TCS और इन्फोसिस की तरफ से हमें आते हुए दिखे, पर यहां पर जब हमने कंपैरिजन किया तो मुझे लगा कि इन्फोसिस जो है उसने बाजी मारती हुई नजर आए हैं इस बार Q3 के नंबर्स में। आप देखिए यहां पर सबसे पहले तो TCS जहां पे कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 4.1% की रही क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर पिछले 9 साल में सबसे मजबूत तीसरी तिमाही इनकी रही। दूसरी तरफ इन्फोसिस की अगर बात करेंगे तो पिछले 8 सालों में सबसे स्ट्रॉन्ग Q3 ग्रोथ जो है इन्होंने दिखाया और यहां पर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 5.3% की आती हुई नजर आई। FY21 का कांस्टेंट करेंसी आई गाइडेंस भी इन्होंने बढ़ा दिया 4.5 से 5% पर। तो अपने आप में एक तो बढ़िया आई ग्रोथ और साथ ही गाइडेंस में बढ़त दोनों पॉजिटिव रहे इन्फोसिस के लिए। दूसरा, TCS ने वेतन बढ़ोतरी के बावजूद पिछले 5 सालों की सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन दर्ज की, तो ये TCS के लिए काफी बेहतरीन मौका रहा। पर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस ने भी जो FY21 की गाइडेंस है मार्जिन की वो भी बढ़ाते हुए नजर आए 24 से 24.5% पर। यही नहीं,
इन्फोसिस जो है डील विंस में लीड लेता हुआ नजर आया। $7.12 बिलियन की रिकॉर्ड डील विंस जो है इन्होंने Q3 में घोषित की, जबकि टीसीएस थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ नजर आया और $6.8 बिलियन की इन्होंने डील्स जीती। चौथा पॉइंट है 7.6% की रिकॉर्ड निचले स्तरों पर एट्रिशन दर टीसीएस का आता हुआ दिखा। वहीं इन्फोसिस थोड़ा सा ढीला पड़ता हुआ दिखा, जहां पर 10% की एट्रिशन दर रिकॉर्ड करते हुए ये दिखे। पांचवा पॉइंट जो है ब्रोकरेज का है। आप देखिए मैक्वेरी, इन्होंने इन्फोसिस में हायर साइड पर जो है अपने लक्ष्य रखे हैं 1680 के आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ। मौजूदा भाव से करीब 22.5% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप जेफरीज को देखें टीसीएस पर, उन्होंने 3720 रुपए के लक्ष्य अभी सुझाए हैं और मौजूदा भाव से आप देखिए करीब 15-15.5% की बढ़त जो है ये भी मानकर चल रहे हैं। तो ओवरऑल 5 में से 4 पॉइंट्स में आप देखिए इन्फोसिस मुझे लगता है कि लीड लेता हुआ नजर आया है। जी, टीसीएस और इन्फोसिस की तो आपने एक अच्छी कंपैरिजन कर ली। कुशल, ये बताएं जरा, कल एचसीएल टेक के तिमाही नतीजे आएंगे, आपने जो स्टडी की है अनुमान क्या कहता है? जी, तो 3 बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे आने के बाद अब फोकस है एचसीएल टेक पर। वो कैसे नतीजे घोषित करते हैं। आप देखिए डॉलर आय करीब 3% बढ़कर $258 करोड़ आय कंपनी की रह सकती है। और वहीं मार्जिन्स की अगर बात करें तो वेतन बढ़ोतरी के बाद जो ओवरऑल इनकी मार्जिन्स है वो करीब 1% गिरने का अनुमान है और 20.9% पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको मार्जिन आती हुई दिख सकती है। कंपनी का मुनाफे में ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्जिन का इंपैक्ट आया है। 3150 करोड़ का मुनाफे का जो आंकड़ा है हम अनुमान कर चल रहे हैं। अब देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा जिस तरह से इन्फोसिस और विप्रो ने अपनी आय ग्रोथ की गाइडेंस बढ़ाई है, क्या यही चीज एचसीएल टेक भी रिपीट करता है? तो FY21 की मार्जिन और आय गाइडेंस पर आपको खास फोकस रखना होगा और साथ ही कंपनी की जो वर्टिकल्स हैं उस पर क्या कमेंट्री रहती है और आगे के लिए कंपनी की जो एक्विजिशन स्ट्रैटेजी जो इनकी स्पेशलिटी है वहां पर कैसा आउटलुक आता है, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा मैनेजमेंट के लिहाज से। शुक्रिया आपका बहुत कुशल, दोनों ही खबरों पर डिटेल में हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एचएएल का जरा रुख कर लें, क्योंकि हमने देखा है जोरदार तेजी नजर आ रही है स्टॉक में। पिछले 10 दिनों में ये तेजी लगातार बढ़ रही है और जो इसके ट्रिगर्स हैं तेजी के समझते हैं हमारे सहयोगी वरुण से। वरुण बताएं, एचएएल में तेजी के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? देखिए, इस महीने एचएएल के स्टॉक में बेहतरीन तेजी देखने मिली और खासकर आज तो डबल डिजिट के गेंस इस काउंटर में देखने मिले। और खबर थी तेजस एयरक्राफ्ट को लेके, जहां कैबिनेट ने तेजस एयरक्राफ्ट के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है और ये कुल ऑर्डर जो है करीब 48,000 करोड़ का है, जिसको पूरा करेगी एचएएल। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 साल बाद ये जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है उसको शुरू करेंगे और इनका लक्ष्य है कि हर साल करीब 16 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी की जाए। देखिए, इस कंपनी की कुल ऑर्डर बुक फिलहाल करीब 54,000 करोड़ की है और इस ऑर्डर को अगर मिला ले तो इसके बाद इस कंपनी की कुल ऑर्डर बुक जो है वो 1 लाख करोड़ के पार चली जाती है, यानी कि आने वाले काफ़ी सारे सालों के लिए एक विजिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि इस कंपनी की ऑर्डर बुक में करीब 85% के आसपास का जंप हो जाता है। जल्दी और काफ़ी सारे ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिलने वाले हैं, क्योंकि सरकार आत्मनिर्भर भारत पे फोकस कर रही है। उसके चलते घरेलू कंपनीज को ऑर्डर मिलने का अनुमान है, जिसके चलते इस कंपनी की ऑर्डर बुक जो है वो और मजबूत हो सकती है। इसके लिए इस खबर के बाद और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो इस साल की शुरुआत से ही जो एचएएल का काउंटर है वो काफ़ी हद तक रडार में था, काफ़ी हद तक फोकस में था, काफ़ी सारे ऑर्डर विंस। और याद रखिए अब तो बजट भी आ रहा है, उसके चलते भी ये काउंटर काफ़ी हद तक फोकस में है। बहुत शुक्रिया वरुण इस पूरी जानकारी के लिए आपका। रिलायंस का जरा अब रुख कर देते हैं, क्योंकि हमने देखा इंडेक्स में रिलायंस का वेटेज घटा है। कौन निकला है रिलायंस से आगे, अब ये समझना जरूरी है। आशीष से जरा समझते हैं इसकी वजह। आशीष, देखिए, हाल ही में आई तेजी को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अंडर परफॉर्म किया और साल 2020 को अगर आप देखें तो कंपनी के लिए बहुत बढ़िया था। रिकॉर्ड इन्फ्लोज देखने को मिले थे कंपनी के जियो और रिटेल कारोबार में, जिसके चलते आप देखें कि अप्रैल से लेकर सितंबर 2020 के बीच में इनका जो मार्केट कैप है वो करीब 2 लाख करोड़ बढ़ गया था और इंडेक्स में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का तब का वेट था वो करीब 15% था। फिलहाल अगर आप देखें तो स्थिति बिल्कुल बदलती जा चुकी है, क्योंकि
अब जो रिलायंस का वेट है मौजूदा हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग 10% के आसपास आता है। और वैसे भी अगर आप देखें तो सितंबर में स्टॉक पीक आउट हो गया था और उच्चतम स्तर से स्टॉक में करीब 18% की गिरावट दिखी। और काफ़ी दिनों से हम देख ही रहे हैं कि एक छोटी सी रेंज में रिलायंस इंडस्ट्रीज फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लेकिन वेटेज के मामले में लीड ली है HDFC बैंक दिग्गज ने, क्योंकि साल 2020 में अगर आप देखें तो कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा डर का माहौल था एसेट क्वालिटी को लेकर। लेकिन क्योंकि अब जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सुधरती जा रही है, इसका एक असर देखने को मिल रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स में निचले स्तरों से शानदार रिबाउंड आया और HDFC बैंक का फिलहाल अगर आप देखेंगे तो जो वेटेज है निफ्टी में वो करीब 10.26% है। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिकवरी में तो पार्टिसिपेट किया लेकिन बाजार की तेजी में अंडर परफॉर्म किया। बहुत शुक्रिया आशीष ये जानकारी देने के लिए। अविनाश जी, 2020 में रिकॉर्ड तेजी के बाद रिलायंस का वेटेज हम देख रहे हैं अब घट गया है। आपका क्या व्यू है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर? मुझे लग रहा है कि स्वाति, क्लियरली रिलायंस का वेटेज भले ही कम हो गया हो लेकिन जो ट्रिगर्स है बिजनेस के लिए वो अभी भी बरकरार है। मुझे लग रहा है कि रिलायंस में अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो 1900 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और जिस प्रकार के नतीजे अभी आएंगे मार्केट्स अनुमान करेगा कि रिलायंस के टेलीकॉम के बिजनेस पे ज्यादा अटेंशन रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जियो मार्ट को लेके काफी एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ पे ट्रैक्शन आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि काफी पैसा तो कंपनी ने उठाया है, काफी मोनेटाइज भी किया है जियो मार्ट को, लेकिन एग्जीक्यूशन अभी कैसे होता है जियो मार्ट को लेके वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसलिए शायद स्टॉक एक छोटे से रेंज में जरूर रहेगा। अगर होपफुली ये जियो मार्ट का एग्जीक्यूशन ज्यादा जल्दी होता है तो आपको बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। हमें लग रहा है करीबन 2200-2300 का नियर टर्म का टारगेट पॉसिबल है, तो इसको डेफिनेटली इग्नोर ना करें। थोड़ा सा स्लो मूवर जरूर है लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर इसमें पैसा बन सकता है। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज में लंबे समय में पैसा बनने के पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के शर्मा जी हमारे साथ है। बीके शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका। कौन सा बम्पर कमाई का ऑप्शन आज आप देने वाले हैं? स्वाति जी, आपको और आपके उत्साही दर्शकों को मेरा नमस्ते। कैडिला हेल्थ और BPCL दो ऑप्शन स्टॉक लेके आए हूँ। तो इसमें हम ये समझ लें कि ये दोनों ही स्टॉक ने आज ऊंची छलांग मारी है 3+ जैसी। तो अक्सर होता क्या है कि जो स्टॉक 3% एक दिन चलता है वो दूसरे दिन शायद ना भी चले। तो ये सोच के ही आपको रखना है कि ये 4 या 5 दिन की में ये ऑप्शन आपको रखना है और उसके बाद में स्टॉप लॉस से ट्रिगर नहीं भी हो या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो या टारगेट नहीं हो तो भी आपको निकल जाना, ठीक है। तो कैडिला हेल्थ की और दोनों जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ ये जनवरी सीरीज के ही लिए हैं। तो कैडिला हेल्थ का आप 510 का कॉल ले सकते हैं करीब 20 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखिए 15 रुपए, इसका टारगेट रहेगा 29 रुपए। अब BPCL जो एक कैंडिडेट है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का, तो उसका 430 की कॉल ली जा सकती है 18 रुपए में, स्टॉप लॉस रहेगा 14 रुपए, उसका टारगेट रहेगा 24 रुपए। इसमें एक तरीका ये भी होता है किस तरह से लॉस कम किया जाए कि आप हो सकता है नीचे का भी इंतजार कर सकते हैं कि जैसे BPCL 18 पे बोला है, आप अगर 16 पे आएगा तो और अच्छा है तो उस वक्त ले सकते हैं। और दोनों ऑप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक ऑप्शन भी आप लेके चल सकते हैं बिकॉज आपको जी के ऊपर बहुत सारे दिन के अंदर स्ट्रेटेजीज मिलती रहती हैं जिसके तहत उतना पैसा किसी भी एक निवेशक के पास नहीं होता कि वो सभी के अंदर लगा सके। इन बातों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। आइए अब जानते हैं कल बाजार पर क्या हो स्ट्रैटेजी। अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, अब कल बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी की आज समाप्ति के बाद कल के लिए जहां तक सवाल है संकेतों का, ग्लोबल मार्केट से अमेरिका से अच्छी मजबूती की उम्मीद है क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 100 अंक ऊपर ट्रेड करे थे। और वैसे भी आजकल पिछले 2-3 दिनों से देखें तो डाउ में बड़ा छोटी रेंज में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, बड़े मूव वहां पर आ नहीं रहे। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, डाउ फ्यूचर्स फिर कैसे रहते हैं। लेकिन शुरुआत होने के बाद भारतीय बाजार अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और अब जो रेंज है कल के लिए सपोर्ट के तौर पर
14,425 से 14,475 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 14,650 से लेकर 14,700 की तरफ ऊपरी रेंज बन सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 32,200 से 32,350 या 150 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी और ऊपरी स्तर पर 32,750 से लेकर 32,900 तक की जाने की बैंक निफ्टी की तैयारी हो सकती है। सेक्टोरल टर्निंग चल रही है, रिजल्ट सीजन जोरों पर है और ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी है। इनफैक्ट अब एक और बदलाव जो दिख रहा है वो ये कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी सेलेक्टिवली तेजी हो रही है। अब ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक्स अंधाधुंध भाग रहे हैं, जहां तेजी है, जहां खरीदारी वहीं पर है, बाकी ब्रॉडर मार्केट में हल्की फुल्की थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। तो देखना ये 2-3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद क्या वापस से कैश मार्केट में और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन बढ़ता है। लेकिन ओवरऑल बाजार का ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव है, फ्लोज ठीक है, टेक्निकली बाजार मजबूत है और ग्लोबल मार्केट से भी सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। जी बहुत शुक्रिया अनिल जी, कल के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से बात करते हैं। सुमित जी बहुत स्वागत है आपका शो में। कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां रखें? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए कल ऑप्शन की स्ट्रेटेजी में मेरे को लगता है कि बाय साइड के स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए। तो बाय साइड के स्टॉक में मेरे को ऐसा लगता है कि लुपिन काउंटर एक अच्छा मूव दिखा रहा है फार्मा स्टॉक्स में। लुपिन में 1100 का कॉल खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, जो कि 43 रुपए 43.5 के आसपास ले सकते हैं। 33 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। लुपिन में मेरे को लगता है यहाँ से 20 से 40 रुपए का अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। तो इस कॉल का टारगेट ऊपर में 60 से 65 रुपए तक का बन सकता है। तो लुपिन का 1100 का कॉल खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। लुपिन के साथ जो दूसरा स्टॉक मुझे चार्ट्स पे अच्छा दिख रहा है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। HUL के अंदर आज लोअर लेवल से अच्छा मोमेंटम बिल्ड हुआ और एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। ये एक्सटेंड होनी चाहिए और यहाँ से और भी ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो HUL के अंदर 2400 का कॉल 65 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। इसमें नीचे में 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर पे मेरे को लगता है कि HUL के 2400 के कॉल के अंदर 80 रुपए से लेकर 90 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलने चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन का स्ट्रेटेजी HUL के ऊपर रहेगा, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे शो में शामिल होने के लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के लिए। अब अविनाश जी, लंबी अवधि की खरीदारी ऑप्शन क्या बताएंगे आप, कहां पर खरीदारी की जा सकती है? स्वाति, टायर स्टॉक्स की तेजी देखने के बाद हमको लग रहा है कि जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स है, स्पेशली कार्बन ब्लैक, वो कंपनीज बेनिफिट करेंगी और यहाँ पे फिलिप्स कार्बन ब्लैक हमको काफी पसंद है। हमको लग रहा है कि नॉट ओनली तीसरी तिमाही कंपनी के लिए काफी अच्छी रहेगी, लेकिन आने वाला साल FY22 भी बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट कंपनी ने अपना हाल ही में एक्सपांशन कंप्लीट किया है और जिस प्रकार का वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप हमने सेकंड क्वार्टर में देखा था, हमको लग रहा है उससे भी अच्छा Q3 में देखने को मिलेगा। तो इस लेवल से खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि 6 से 12 महीने की अवधि में करीबन 230-240 का टारगेट बनेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टायर सेक्टर में कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर कार, जो बड़े कस्टमर्स है कमर्शियल व्हीकल्स के कार्बन ब्लैक के, वो काफी हद तक इसको मदद करेंगे। तो ये 6 से 12 महीने का एक इन्वेस्टमेंट आइडिया है जो अच्छे खासे रिटर्न्स अभी भी इस लेवल से दे सकते हैं। करंट प्राइस 171 है और टारगेट प्राइस रहेगा 230-240, अराउंड 6 to 12 मंथ्स के नजरिए से। ओके, तो 6 to 12 मंथ का नजरिया फिलिप्स कार्बन में रखने की सलाह अविनाश जी की। बहुत शुक्रिया अविनाश जी शो में शामिल हुए, साथ ही तमाम हमारे सहयोगियों का भी शुक्रिया। आज के लिए शो में बस इतना ही। एक बार फिर से होगी कल मुलाकात। बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से जुड़िए जी बिजनेस के साथ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।